हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर नीलेश सनवाल। तो जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 2025 में होने वाले लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें स्क्रीनिंग की डेट भी आ चुकी है 6 अप्रैल 2025। तो इस संदर्भ में जैसे कि मैंने 2020 की जो वैकेंसी निकली थी 2022 में जिसका रिजल्ट आया था यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर, उसमें सेकंड रैंक हासिल की थी। तो इसके रिगार्डिंग जो एस्पिरेंट्स हैं उनका मेरे पास लगातार मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर आप इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइएगा कि आपने कैसे स्ट्रेटजी आपकी थी और किन बुक्स को आपने फॉलो किया और क्या हमको करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को सबसे पहले इंटरनली मोटिवेट रहना पड़ेगा, क्योंकि तो जो मैं यहाँ पे बोलूँगा और जो भी बोले, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है दैट इज़ अ टेम्पररी मोटिवेशन। हम बीएड में जानते भी हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है सबने। एंड इंटरनल मोटिवेशन इज़ अ परमानेंट मोटिवेशन। मीन्स जो इंटरनल मोटिवेशन आपका होगा वो परमानेंट रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ज़्यादा समय तक। एक्सटर्नली आप किसी से मोटिवेट होंगे लेकिन कुछ समय तक आप मोटिवेट हो सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहूँगा। देखिए, एक श्लोक जैसे कहा जाता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मीन्स जिस प्रकार से एक सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं मृग प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी प्रकार केवल सफलता हासिल करने के लिए केवल इच्छा रखने मात्र से ही हमको सफलता नहीं मिल सकती है। मीन्स हमको उद्यम करना होगा, मीन्स हमको मेहनत करनी होगी, हमको अपना अमूल्य समय जो है वो स्टडी में लगाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए। टाइम शेड्यूल में वो डिफरेंट हो सकता है किसने कैसे करा। मैंने भी अपना स्वयं कहूँ तो मैंने भी अपना एक टाइम शेड्यूल बनाया था। मैं उसमें जैसे क्वीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता भी था हल्द्वानी में, तो स्कूल भी मैं पूरा जाता था। मॉर्निंग 7 AM, तो वही 2:30 बजे लगभग घर आना होता था। और स्कूल में स्कूल के हमारे वर्क होते हैं, वो आप सभी को पता है। लेकिन मेरा क्या एक रहा, जो सबसे मेन देखिएगा, हमारा फिजिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, हमको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होंगे। तो मैं क्या करता था, जब क्लासरूम पे बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराता था तो मैं बच्चों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कराता था, और उसमें जो न्यूमेरिकल होता था उसमें मैं लास्ट लाइन तक बोर्ड में क्वेश्चन को सॉल्व करके स्वयं आंसर निकालता था। उसी का मुझे विशेष फ़ायदा हुआ लेक्चरर एग्ज़ाम में। उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन स्पीड हमारी बढ़ जाती है। ठीक, क्यों तो आपने देखा होगा यूकेपीएससी 2020 का लेक्चरर का जो पेपर है वो 3 घंटे में सॉल्व करने लायक पेपर नहीं है। उस पेपर में मुझे स्वयं कुछ क्वेश्चन अभी और आते थे, लेकिन टाइम की कमी के कारण उनको मैं सॉल्व नहीं कर पाया एग्ज़ाम हॉल में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप मेहनत करिए, एक अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए। हर 2 आवर्स में आपको पढ़ाई के लिए देना होगा। तो उसमें मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपने मॉर्निंग 7 AM से 9 AM का एक शेड्यूल बनाया, ठीक। फिर दूसरा शेड्यूल हो सकता है आपके पास कुछ और काम हो, सबके अलग अलग शेड्यूल हो सकते हैं। अगला बनाया आपने 10 AM से 12 PM तक, नून तक। फिर ऐसे ही जिसका जैसा शेड्यूल है, मान लीजिए 2 से 4 बनाया, ऐसे ही 6 से 8, ये तो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें मान लीजिए किसी दिन आपके पास एक शेड्यूल था 12 से 2 बजे का, दिन में आपको किसी अर्जेंट कारण से मार्केट जाना पड़ा या किसी रिलेशन में किसी और के वहाँ जाना पड़ा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम अक्सर क्या कर जाते हैं, हमारे जैसे 12 से 2 हम नहीं पढ़ पाए तो हम फिर उस दिन पूरा पढ़ते ही नहीं हैं। हम 2 से 4 भी नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे अरे आज तो थक गए, आज ऐसा हो गया, ये सब हो गया। ये सब चीज़ों से हमको बचना होगा सबसे पहले। अगर मान लीजिए हम 12 से 2 में मार्केट गए या कहीं गए, 12 से 4 कहीं गए, ठीक है, तो 12 से 2 अगर हम कहीं गए तो हम अगला जो शेड्यूल है, मान लीजिए हमारा 3 से 5 है, तो हम उसको तो फॉलो करें ना। अगर 3 से 5 भी नहीं हो पाया, मान लीजिए हमारा रात में है 8 से 10, उसको तो फॉलो करें। मीन्स मेरे कहने का मतलब है, आप टाइम टेबल को पार्ट्स में बनाइए। फिर पार्ट्स में बनाने के बाद से हो सकता है किसी 1-2 घंटे के टाइम टेबल को आप 100% फॉलो कर पाएँ, तो किसी टाइम टेबल को आप 25% ही कर पाएँ या 50% कर पाएँ। लेकिन आपको
अगर एक को आप फॉलो 0% भी कर पा रहे हैं, यानी कि आपको कुछ काम पड़ गया, तो आप अगले शेड्यूल को ज़रूर फॉलो कीजिए, ये मेरा कहना है। दूसरा, आपको बॉडी को पेन देना होगा। मीन्स जब आपको पढ़ाई के लिए रहना है तो एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लगे रहिए। आपको सुबह जल्दी उठना होगा, आपको लेट नाइट तक भी जागना पड़ेगा, क्यों तो आपको अपनी सामान्य दिनचर्या से थोड़ा अलग काम करना पड़ेगा। क्यों तो प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, घर के काम हैं या जॉब हैं, महिलाओं के लिए घर के काम हैं। तो जो हमारे जेंट्स हैं जो अभी अर्निंग, तो इस एज पे हमारे पास एक प्रेशर भी होता है कि हमको अर्निंग भी करनी होती है, तो कहीं जॉब पे होंगे या कुछ होंगे, वो सब प्रॉब्लम सबके साथ है। तो उसके अलावा हमको समय निकालना होगा। क्यों तो अभी अगर आप 2 साल मेहनत कर लेंगे, क्यों तो 1-1.5 साल हमारा लग ही जाता है एग्ज़ाम होने में, अभी काफ़ी समय है। मेंस लगभग वही सितंबर अक्टूबर तक जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, एक टाइम शेड्यूल बनाइए। मैंने भी यही किया था, टाइम शेड्यूल, और उसको फॉलो किया। बाकी आप फिजिक्स में कोई भी बुक उठाइए, मैं भी आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा। वो बुक की आप, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के बाद जो रिजल्ट आता है, फॉर्मूला आता है, हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन फिजिक्स में मैं आपको बताऊं कहाँ पर हमको सीखने का होता है, जब फॉर्मूला कहीं पर लिखा रहता है, उसके बाद उसका कंक्लूजन लिखा रहता है बुक में, उसका निष्कर्ष, अगर हम हिंदी मीडियम में कहें, जो थ्योरी लिखी रहती है उसके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। आप पेंसिल उठाइए और बुक की एक एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, ये मेरा आप सब लोगों से विशेष निवेदन है। अब बात करते हैं, क्यों तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपको जब समय मिलता है आप लगातार पढ़िए। हाँ, दूसरी बात, आप अपने स्वयं के नोट्स बनाइए। आप किसी के नोट्स, मैंने भी अपने स्वयं के नोट्स बनाए थे, पूरी बुक्स को, जहाँ जो चीज़ें हमको आती हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं उनको एक जगह पर लिखें। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा, आपने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपकी तरफ से वो कंप्लीट हो गया, मान लीजिए उस टॉपिक को अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद से आप अपनी कॉपी में कम से कम 2 पेज ज़रूर छोड़िए। क्योंकि तो हम जैसे जैसे अलग अलग बुक से स्टडी करेंगे, आप एक बुक के बाद दूसरी बुक में जाएंगे, तो आपको वहाँ कुछ नया मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको कुछ नया मिलेगा। तो फिर उसको लिखने के लिए हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हमें अलग से कहीं लिखते हैं। लास्ट टाइम होता है जब हमको रिविज़न करना होता है एग्ज़ाम के 15-20 दिन में, 10-15 दिन में, वहाँ फिर हमारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो हमने इंपॉर्टेंट लिखा था दूसरी कॉपी में लिख दिया, लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ पाए, वही एग्ज़ाम में आ जाता है, वो बड़ा मलाल होता है। साथ ही आप लोगों को क्या करना चाहिए, बाद में आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिस पेपर जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे मेरे साथ जो एग्ज़ाम हॉल में हुआ था, हमें किसी भी क्वेश्चन को बहुत डीपली बहुत बार पढ़ना चाहिए। क्यों तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ऐसा होता है, हम आते हुए वहाँ पर क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं कुछ क्वेश्चन, और ये सभी के साथ होता है। कुछ क्वेश्चन देखिए, मैंने भी लगभग 6 क्वेश्चन आते हुए भी गलत करे थे लेक्चरर एग्ज़ाम में। एक तो 2 क्वेश्चंस में गलत जगह पर टिक लग गया OMR में, क्वेश्चन का बी ऑप्शन था उसके सी में लगा के आ गया। ये सब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सभी के साथ होती हैं, इसमें नहीं, लेकिन इसमें हमको इससे बचना होगा, ठीक। दूसरी बात, जब आप तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे आपको क्या लगेगा, जो मुझे भी लगा, अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता है मुझे। पढ़ने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। देखिए, 2 तरीके से डर लगता है। एक, पढ़ने के बाद भी हमको डर लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी। ये जो होते हैं ना, ये ऐसी कुछ एनर्जीज होती हैं इन्वायरमेंट में, या जैसे भी कहें, ये हमको डीमोटिवेट करने की कोशिश करती है, हमें इनसे ऊपर उठना होगा। अगर आपको पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है आपको कुछ नहीं आता है, तो इस मीन्स आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अच्छी चल रही है। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उसके बाद डर लग रहा है, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, उसका कोई वो नहीं है। और जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो, अपने कन्फ्यूजन को नोट करिए और उनको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। अब अपने उस पर लगे रहिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। एक टाइम शेड्यूल बनाएंगे और उसको डेली फॉलो करेंगे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, स्क्रीनिंग भी अब बहुत टफ होगा, तो स्क्रीनिंग के लिए अभी से आपको क्या करना चाहिए। देखिए, फिजिक्स में लगभग 10 महीने का समय मिलेगा, लेकिन हमें 11th 12th BSc MSc 7 साल की फ़िज़िक्स को कवर करना है। विशेष योगदान रहेगा 11th 12th का, लगभग 60 to 65%। तो एक एक टॉपिक को हमको समझना होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो फिज़िक्स है
उसको डेली आप अभी से 4 घंटे दीजिए, कम से कम आपको देने पड़ेंगे। साथ ही जो स्क्रीनिंग है उसको भी आप अभी से 2 घंटे कम से कम दीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि हमारे पास 24 घंटे हैं तो आप पूरी रात पढ़िए। आप अगर एक दिन में 6 घंटा स्टडी करते हैं ध्यान से मन लगाकर, सफिशिएंट है। जो पढ़िए उसको सॉलिड पढ़िए। अगर किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो रहा है, जब तक वो क्लियर ना हो उसको उससे आगे मत बढ़िए, क्योंकि तो फिजिक्स आपस में कोरिलेट करती है। तो आपको क्या होगा, उसके कन्फ्यूजन होगा तो आगे की चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी। आप कहीं से भी हेल्प लीजिए। यूट्यूब में भी बहुत सारी हेल्प के लिए बहुत सारे आजकल हमारे पास चैनल हैं, बुक्स को फॉलो कीजिए। लेकिन फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स पर विशेष फोकस करिए। आप किसी भी क्वेश्चन में ये मत सोचिएगा कि ये तो मुझे आता ही है, ये मेरे से हो जाएगा तो बिल्कुल मत रखिए। आपसे हो भी जाता है लग रहा है फिर भी सॉल्व करिए, क्योंकि तो सफिशिएंट टाइम है। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट बुक्स पे, जो बुक्स मैंने फॉलो की। देखिए 11th-12th पे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो अच्छी बुक्स हैं फिजिक्स में, हिंदी मीडियम के लिए तो सत्य प्रकाश की नूतन की बुक अच्छी है, उसके आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करिएगा। साथ में फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ, जो मुझे कुछ बुक्स अच्छी लगी उसमें क्लास 11th के लिए, जैसे ये बुक है सामने आपके, दिनेश पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, न्यू मिलेनियम की। इसके राइटर हैं एस.के. शर्मा। काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक के अंदर विशेषता ये है कि इसमें किसी भी चैप्टर के बाद, मैं बुक खोल के नहीं दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं, किसी भी चैप्टर के बाद काफ़ी अच्छे एमसीक्यू हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो दिनेश की बुक अपने आप में काफ़ी अच्छी है। इसके 2 वॉल्यूम हैं, 11th क्लास के लिए फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। ये इसमें एमसीक्यू और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण लेक्चरर एग्जाम के लिए ये बुक हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक। इसी प्रकार से एस.एल. अरोड़ा की बुक ये मेरे पास है यहाँ पर 11th की, ठीक है। ये भी आपको 2 वॉल्यूम में मिल जाएगी। तो ये वॉल्यूम सेकेंड अभी मेरे हाथ में है। तो एस.एल. अरोड़ा की बुक भी काफ़ी अच्छी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में नूतन पब्लिकेशन की बुक आती है। ऐसे ही 12th क्लास के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो 12th क्लास के लिए भी दिनेश पब्लिकेशन, ये इसका वॉल्यूम फर्स्ट है, ठीक। ऐसी दिनेश पब्लिकेशन का एक सेकंड वॉल्यूम भी आता है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। साथ में प्रदीप पब्लिकेशन, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी सारी बुक्स बता दी, मैं आपसे कहूँगा आप चाहे दिनेश पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, चाहे एस.एल. अरोड़ा की बुक ले लीजिए, चाहे प्रदीप पब्लिकेशन की। आप किसी भी बुक को लेकर के उसकी एक एक लाइन ज़रूर पढ़िए। आप डायरेक्ट डेरिवेशन में और डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन में नहीं जा सकते। न्यूमेरिकल्स में आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, आप उसके बाद भी एक एक लाइन पढ़िए। क्यों, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने दिनेश पब्लिकेशन और अदर बुक्स, जैसे मैंने दिनेश पब्लिकेशन की पूरी बुक्स मैंने एक एक लाइन करके पढ़ी हुई है। इसमें कोई ऐसी शक की बात नहीं है। जहाँ पर भी मैंने देखा होगा, मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने कोई भी पेज खोल लिया, मैंने जैसे ये वेव्स एंड ऑसिलेशन आप देख रहे होंगे, मैंने इसकी यहाँ पे पेंसिल लगा हुआ है, ये ऑर्गन पाइप वाला ये कुछ मुझे दिख रहा है। जो भी पेज मैं पलटूंगा वहाँ पर आपको कुछ न कुछ दिखेगा। जैसे यहाँ भी आपको टिक मार्क कहीं पे दिख रहे हैं ये। तो आपको एक एक बुक की, किसी भी बुक की जो भी है, एक एक लाइन्स, जैसे ये थर्मोडाइनमिक्स का पेज मैंने खोल दिया, यहाँ पर भी मैंने कुछ टिक करे हुए हैं, ठीक है। तो ये बुक जो है मैंने एक एक लाइन पढ़ी हुई है, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप किसी भी बुक को उठा लीजिए। 11th-12th आपकी एस.एल. अरोड़ा या हिंदी मीडियम की नूतन सत्य प्रकाश, या हमारे पास प्रदीप पब्लिकेशन या दिनेश पब्लिकेशन, आप एक एक लाइन पढ़िए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस पढ़ने की आदत डालिए। अब मेन जो होता है, मेन में आता हूँ हायर में। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स हमारे सिलेबस में है। इसके लिए कुछ बुक्स अभी मेरे पास यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ बुक्स मेरे पास यहाँ पे नहीं हैं, वहाँ पे हैं जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, ठीक है। तो जो बुक्स हैं उनको मैं आपको दिखा दूंगा, जो नहीं है उनके मैं आपको नेम बता रहा हूँ। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में राजकुमार की बुक मैंने पढ़ी थी, और राजकुमार की बुक मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट बुक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। साथ ही मैंने इसमें पढ़ी थी अहमद एंड लाल की बुक, एक अहमद एंड लाल करके भी एक बुक आती है, जिसमें जीमान इफेक्ट एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा, ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन उसमें है, ठीक। दूसरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी हमारे पास कुछ पोर्शन है, वो भी मेरे पास भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैंने बुक पढ़ी हुई थी सत्य प्रकाश की, क्यों तो मैंने यहाँ पे पहले आपके लिए कुछ यहाँ पे लिख दिया था, तो इसे मैं बता रहा हूँ। फिर आगे बात आती है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसके लिए मैंने 2 बुक फॉलो की थी, एक पुरी एंड बब्बर और एक एसओ पिल्लई।
तो पुरी एंड बब्बर तो अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, तो एसओ पिल्लई मेरे पास यहाँ पे अभी है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की ये एसओ पिल्लई की बुक आती है। साथ में मैंने वैसे फॉलो किया था एम ए वहाब की बुक को भी, वो भी मेरे पास यहाँ पे है नहीं। तो लेकिन मैं आपसे इतना नहीं कहूँगा, आप एसओ पिल्लई, आप सबसे पहले पुरी एंड बब्बर को पढ़िए, उसके बाद आप एसओ पिल्लई से आप जाएंगे। एसओ पिल्लई इसमें आपको अंदर दिखेंगे। तो एसओ पिल्लई में हमारे पास पीछे अगर हम किसी उसमें जाते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं एसओ पिल्लई की बुक में। ये आप कहीं पे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये जैसे मैंने कोई भी एक यूनिट खोली तो एसओ पिल्लई में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। और कितनी बार ये बुक से, मैं ये नहीं कहूँगा इसी बुक से, क्योंकि तो क्वेश्चन तो और बुक्स में भी होते हैं, लेकिन इस बुक में जो एमसीक्यू होते हैं वो डायरेक्ट कितनी बार एग्जाम में दिखते हैं, वो एमसीक्यू दूसरे बुक में भी होते होंगे। ठीक है। साथ ही न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स कहें तो, अगर मॉडर्न फिजिक्स कहें तो इसमें जो है, एक तो मैंने फॉलो की थी एस.एन. घोषाल की बुक, अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है आपको शो करने के लिए, लेकिन एस.एल. घोषाल की बुक न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए। और पार्टिकल जो मॉडर्न फिजिक्स है, एक मैं आप सबको राय दूंगा, ये बुक तो आप सबको खरीदनी चाहिए। ये मॉडर्न फिजिक्स करके हमारे पास बुक आती है, मुर्गेसन की बुक, मुर्गेसन की बुक है मॉडर्न फिजिक्स की, काफ़ी अच्छी बुक है। ये बुक से डेफिनेटली मीन्स क्वेश्चंस बनते हैं। और ये बुक की सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करती है, ये केवल मॉडर्न फिजिक्स को नहीं करेगी। इसमें देखिए आपको एटॉमिक फिजिक्स, अगर कोई राजकुमार नहीं खरीद पा रहा है तो इसमें आपको एटॉमिक फिजिक्स भी मिलती है इस बुक में। ठीक है। इस बुक में आपको क्वांटम मैकेनिक्स भी मिल जाती है, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स भी इस बुक में मिल जाती है। आपको मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी इस बुक में मिल जाती है। साथ में आपको न्यूक्लियर फिजिक्स भी इस बुक में मिल जाती है। और इसमें ऐसी आप देखेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स को भी ये बुक कवर करती है। और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इसको भी बुक फॉलो करती है। और हमारे पास थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी कि जो मुर्गेसन की बुक है जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, ये बुक तो मैं प्रेफर करूँगा कि हर किसी को आपको ख़रीदनी चाहिए। ठीक है। ये आपके बहुत से पोर्शन को कवर करेगी। ठीक। देन उसके बाद से मैथमेटिकल फिजिक्स, काफ़ी अच्छा रोल है मैथमेटिकल फिजिक्स का। तो इसमें एक ही बुक मानी जाती है, आपको पता भी होगा, मैंने भी यही फॉलो करी थी, मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच.के. दास। जो एच.के. दास की जो बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स की, ये है आपकी। ठीक है। ये बेस्ट बुक है, आप मैथमेटिकल फिजिक्स में एच.के. दास को फॉलो कीजिएगा। ऐसे ही आता है आगे क्लासिकल मैकेनिक्स, तो इसमें मैंने जे.सी. उपाध्याय को फॉलो किया हुआ था। जे.सी. उपाध्याय मैंने पढ़ी थी, अभी मेरे पास यहाँ पे है नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में प्रगति प्रकाशन की बुक आती है। ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप प्रगति प्रकाशन को फॉलो कीजिएगा। और फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दो बुक मैंने फॉलो की थी। एक बुक जो कि आपको दिखेगी, ये काफ़ी अपनी पुरानी हालत में है, जब मैं बीएससी एमएससी में था उस समय मैंने ख़रीदी थी, गुप्ता एंड कुमार की बुक। ये गुप्ता कुमार की बुक है, इसमें वेब गाइड वगैरह, ट्रांजिस्टर, ये फैट, मॉसफेट, जेफेट, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक के लिए वो बुक अभी मेरे पास नहीं है, मैंने फॉलो की थी बी.एल. थेरेजा। तो बी.एल. थेरेजा की बुक भी काफ़ी अच्छी है। ऐसी मॉडर्न फिजिक्स में मैं आपको बताऊं, अर्थर वाइजर की बुक भी आती है, आप अर्थर वाइजर को भी फॉलो कर सकते। ठीक। फिर बात आती है ऑप्टिक्स की। तो एक तो 11th-12th का जो पोर्शन कवर कर रहा है मैंने बता दिया, दिनेश पब्लिकेशन, एस.एल. अरोड़ा या फिर प्रदीप पब्लिकेशन या हिंदी मीडियम की कोई बुक। फिर ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में जो मेरे पास है, इसमें मैंने फॉलो किया हुआ था, एक तो फॉलो की थी एस चंद पब्लिकेशन की बुक आती है डॉक्टर एंड सुब्रमण्यम की, सुब्रमण्यम ब्रिजलाल की, एस चंद पब्लिकेशन की ऑप्टिक्स की बुक, काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में जो मेरे पास जो बुक है अभी ऑप्टिक्स की, ये प्रोफेसर अजय घटक जी की बुक, इसको भी मैंने फॉलो किया था। थोड़ा सा लैंग्वेज भी टफ है इन बुक्स की। ठीक है। कहीं कहीं पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं बहुत आसानी से बुक समझ में नहीं आती हैं। अब मैं कहूँ कि एकदम पूरा हम इसको समझ जाते हैं, पहले हमको थोड़ा सा एस चंद पब्लिकेशन की मैंने पहले पढ़ी थी सुब्रमण्यम की, उसके बाद अजय घटक पढ़ी हुई थी। ठीक है। डायरेक्ट अजय घटक मैं नहीं मानता कि हमें डायरेक्ट समझ में आ जाती हैं। ऐसे ही फिर हमारे पास से ये आगे है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में सत्य प्रकाश की बुक मैंने फॉलो की थी, सत्य प्रकाश से पढ़ा था। साथ में ये बुक मेरे पास है जो कि जेटली की बुक, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जेटली की बुक,
इसको मैंने फॉलो किया हुआ था। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें लगभग जो लेक्चरर सिलेबस में जो हायर का है वो मैंने आपको सब बता दिया है। अब साथ में ये बात आती है, हाँ मेरे पास एक और बुक मैंने ली थी एनसीईआरटी की लैंग्वेज बड़ी टफ है, चाहे हिंदी में कहें चाहे इंग्लिश में। एक मैंने ये बुक ली थी, ये है सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो इसको भी मैंने फॉलो किया हुआ था, सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में एनसीईआरटी को बहुत इजी वे में लिखा हुआ है इसमें, तो इस बुक को भी मैंने देखा हुआ था। अगर आप इसको, मैं ये नहीं कहूँगा अब अभी आप एकदम से इसको कोई परचेज करें, उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों तो आप हेल्प बुक्स अगर आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो फिर इसको देखने की उतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी अगर आप सिंपली समझ में आ जा रही है आपको, फिर आप इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है जिसको लेने का वो करता है तभी आप इसको लेंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बात आती है कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस किए जाएं। तो जो मैंने ये बुक्स बताई हेल्प बुक्स, ये हेल्प बुक्स में पीछे एमसीक्यू दिए रहते हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हैं, वहाँ से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी 11th-12th। ठीक है, इन्हीं हेल्प बुक से लगभग जितने भी पब्लिकेशन मिले उन सभी के एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। साथ में एक बुक ये 2020 में, उसमें हम देख रहे थे मार्केट में यूथ कंपटीशन की, आप लोगों ने भी ली होगी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान फिजिक्स के लिए आ रही थी। लेकिन इस बुक में बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। इस बुक में क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इस बुक में अंदर मिस्टेक बहुत है। कहीं पर या तो क्वेश्चन को छपने में ही मिस्टेक है, या कहीं पर इस बुक में आंसर गलत दिए हुए हैं, ऑप्शंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं कहीं पर, तो इस बुक को आप फॉलो तो करिए, मैं नहीं कहूँगा इस बुक को फॉलो नहीं करिए, क्योंकि तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन आपको इस बुक में जो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं उसके ऑप्शन में तो सही है, जिसमें आप आंसर निकाल रहे हैं उसको आपको गूगल से या नेट से जाना होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है तो बुक में कुछ मिस्टेक्स मिल सकती हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चंस के लिए बुक अच्छी है यूथ कंपटीशन की। इसमें यूपी और अदर स्टेट के कुछ क्वेश्चंस हैं। बाद में जब आप इतना पढ़ते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जो आप 11th-12th पढ़ रहे हैं ना, उसके साथ साथ एमसीक्यू लगाइए। हायर एजुकेशन में अपने नोट्स बनाइए। मैंने अपने स्वयं के सेल्फ के नोट्स बनाए थे, आप भी अपने स्वयं के सेल्फ के नोट्स बनाइए हर टॉपिक से। फिर हम बात करते हैं जो मैंने किया हुआ था, मैंने उत्तराखंड यूकेपीएससी प्रीवियस फिजिक्स लेक्चरर के पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर ये नेट से निकाले थे। साथ ही में राजस्थान, पंजाब और यूपी पीएससी और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ के पेपर मैंने सॉल्व किए हुए थे। ठीक है, तो आप इनको बाद में डाउनलोड करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ मैंने आज प्रैक्टिस आपको बताया था कि कैसे हमको बुक्स, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप सभी लोग कंटिन्यूस अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, आपको जिस समय टाइम मिलता है आप उस समय पढ़िए। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को इसमें पेन देना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे घर के काम होंगे, अदर काम्स होंगे, वो अलग हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। उनको तो आप करना ही है, ये तो करना ही है, इनसे आप नहीं बच सकते। उसके अलावा आपको जो भी जब भी समय मिले, ठीक है, कभी किसी को हो सकता है सुबह दिन में शाम समय नहीं मिला तो आपको नाइट में करना पड़ेगा, क्यों तो लाइफ में कुछ ही समय चांसेस आएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग के लिए कितना टफ ये चीज़ रहेगा। ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको सफलता हासिल करने के लिए करना पड़ेगा। और विशेष मेरी आपको सलाह है, जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, न्यूमेरिकल्स को एक क्वेश्चन अगर करें तो ये मत सोचिएगा कि ये तो उसी टाइप का है, ये हो ही जाएगा। उसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन फंसेगी कि आपको कभी स्क्वायर रूट में भी प्रॉब्लम होगी। तो आगे हम फिर से इस पर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।